ये जो कोयला होता है इसका कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस कोयला को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजते हैं हम लोग क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन क्या होता है, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन इन टुकड़ों को हम अभी भी आगे जलने के लिए नहीं भेजते हैं। इसको इसके आगे फिर इस कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे हम पल्वराइज करने के लिए, मतलब पाउडर बनाने के लिए एक बाउल मिल में भेजते हैं। ये बाउल मिल में ये जो कोयला होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। जितना पतला पाउडर हम लोग लगाते हैं चेहरे पे ना, उस तरह से ये पाउडर को पीस के एकदम आटा बना देता है, ताकि पूरा कंप्लीट जल जाए। अंदर उसके जो ऐश यानी राख है वो बहुत ही कम बने। तो आप सोचिए, किसी भी पावर प्लांट का सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करता है ना, तो 50% एरिया तो कोल यार्ड ही लेके चला जाता है। सोचिए, एक ट्रेन को ले आने का जगह बनाना रहता है पूरा स्टेशन की तरह, वहां ट्रेन आएगी, फिर उसको खाली करना है, फिर सोचिए 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने के लिए जगह बनाना है, फिर उसके लिए कन्वेयर बनाना है। तो ज्यादातर एरिया पावर प्लांट का, बिजली घर का, वो उसका अप्रोक्स 50% एरिया लेके चला जाता है आपका केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट। देखिए, अब जो कोयला आता है वो पल्वराइज होता है, मतलब एकदम पाउडर की तरह होता है, और उसे कोयला को हम लोग बॉयलर मशीन में डालते हैं। बॉयलर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आग लगाया जाता है, बॉयल किया जाता है। किसी चीज को ऊपर रख, नीचे फर्नेस यानी भट्टी में आग लगाकर ऊपर किसी चीज को बॉयल करना, उबालना, बॉयलर कहलाता है। तो इस बॉयलर में कभी भी हम लोग बड़े बड़े कोयले को नहीं डालते हैं, बल्कि वो पल्वराइज कोयले को डालते हैं पाउडर की तरह। जैसे इसमें पाउडर की तरह डालते हैं, ये कोयला यहाँ पर जलने लगता है। देखिए, जो बॉयलर होता है, जब इसमें कोयला जलता है तो कोयले के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसकी गंदगी ज्यादातर नीचे चली जाती है, और जो ऊपर रहते हैं उन्हें फ्लाई एश कहते हैं, वो फ्लू एयर के रूप में वो ऊपर का धुआं निकल जाता है। और इसमें इस तरह से गर्म हवा की जाती है, जिसे प्री हीटेड एयर कहते हैं, कि कोयले की जो नमी है वो सूख जाए और कोयला अच्छे से इसमें जल सके। और पाइप के रास्ते से इसमें पानी आता है, और इसके जितने भी बॉटम एश होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और फ्लाई एश जो उड़ने वाले धुआं होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और ये जाके पूरे ये ट्यूब को गर्म कर देता है जिसमें पानी भरा रहता है, जिससे कि स्टीम बनते हैं। बॉयलर में जो पानी डाला जाता है वो पानी पाइप के रूप में रहता है। आप देखिए, पूरा पाइप के अंदर पानी है और इसमें आग लगा हुआ है। ये कोयले का जो पाउडर के रूप में वही आग लगा हुआ है। अब आप बताइए, ये आग के संपर्क में ये जितने पाइप हैं, इन पाइप में पानी है। अब ये नीले रंग के दिख रहे हैं, गर्म होकर लाल हो जाएंगे, और ये ऊपर बॉयलर का जो टंकी रहता है इसी में से पानी आ रहा होता है। ये पानी नीचे के आग के द्वारा पाइप के अंदर ही स्टीम बनने लगता है और सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के ऊपरी भाग में एकदम सुपर हीट, एकदम स्टीम बन जाता है, और इस स्टीम को इस बॉयलर से आगे निकाला जाता है। ये कोयला जब जलता है तो इसके ऊपर पानी रखा रहता है, पानी की एक टंकी रहती है, अतः यह कोयला जल के उस पानी की टंकी को गर्म करके स्टीम बनाता है। तो स्टीम बनाएंगे तो हम आगे के फंक्शन को समझने से पहले अभी यही कोयले का निपटारा कर देते हैं। कोयला जल के स्टीम बन गया, बचेगा क्या? धुआं बचेगा और राख बचेगा। अब दो तरह की राख होती है। जो भारी राख होती है वो नीचे की ओर चली जाती है, जिसे हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश मतलब नीचे चले आना। तो ये बॉटम ऐश को नीचे जो होता है, एक जाली होता है जो वाइब्रेट करता है, सारा राख नीचे चला जाता है और इसे एक स्टोर में रख लिया जाता है, और इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है, जिसमें सीमेंट बनाने के काम में आता है ये। तो बॉटम ऐश ऐसे चला गया। लेकिन जो उड़ रहा था इसमें, अभी जो आगे उड़ रहा था ऊपर की ओर, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, उड़ता हुआ राख। ऐश मतलब राख होता है, तो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख। अब आप बताइए, उड़ता हुआ राख को अगर इस चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज देंगे तो पूरे हवा में ये कोयला भर जाएगा, सांस लेंगे तो फेफड़े पे चिपक जाएगा काला काला। तो हमको जरूरी है कि इस धुएं में से जितने भी हानिकारक चीजें उनको छान लिया जाए। तो इसको छानने के लिए इस बॉयलर का धुआं जहां से बाहर निकलता है वहां पर एक मशीन लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है, ये निगेटिव चार्ज होता है और किसी भी धूल कण को अपने पास चिपका लेता है। जो बड़े बड़े धूल कण थे वो तो बॉटम ऐश के रूप में नीचे चले गए, जो छोटे छोटे फ्लाई ऐश थे उनको ये ESP डिवाइस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या करता है, अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है, और उसके बाद से इसको छोड़ता है ये हवा में, इस टावर इसके माध्यम द्वारा, चिमनी के द्वारा। तो ये कम हानिकारक होते हैं। अभी के समय सबको भी, किसी भी कंपनी को जो बिजली घर चला रही है उसको ESP डिवाइस लगाना जरूरी है। कहेगा कि ESP डिवाइस का काम क्या होता है, तो प्रदूषण को कम करना है। धुआं तो निकाल दिए, अब हम समझते हैं बॉयलर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बॉयलर था इसका हम धुआं निकाल दिए। अब बॉयलर में क्या होता है, एक भट्टी होता है, फर्नेस, भट्टी मतलब फर्नेस होता है। तो इसके नीचे से तो चला गया आपका बॉटम ऐश, और ऊपर से धुआं निकाल दिया। जो इसमें आग जल रही है उस गर्म हवा को हम लोग फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैस क्या होती है, पानी को खौलाती है। अब आपको लगेगा यहां से यहां तक एक बड़ा सा टंकी रहता है, गलत बात है, ये टंकी नहीं रहता है, बल्कि इसमें छोटे छोटे पाइप रहते हैं और उस पाइप में पानी आया रहता है। अब ये पाइप जो होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, पतले पतले, इसलिए पानी का एरिया कम रहता है, वो चारों ओर से गर्म हो जाते हैं। और एक पाइप दूसरे पाइप से टच में नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है, उसके चारों ओर आग रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे का एरिया गर्म होता है, ऊपर में तो एकदम ये सुपर हीट हो जाता है पानी
पानी। अब ये पानी आता कहां से, तो पानी नीचे के रास्ते से आता है, ऐसे चढ़ाया जाता है, इसको नीचे से पाइप से चढ़ाया जाता है, जानबूझ के इसको टच करके चढ़ाया जाता है ताकि ये जब जलने के लिए जाए, खौलने के लिए जाए, तो उससे पहले ही ये यहाँ इसके संपर्क में आ जाए, और यहाँ संपर्क में आने से पहले ही थोड़ा और गर्म हो जाए। तो पानी को मेन बॉयलर में जाने से पहले ही इस आग के संपर्क में लाकर थोड़ा सा गर्म करने से हमें इकोनॉमिकली थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। इसलिए यहां बने टंकी को हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पानी को खौलने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। ये मानिए ना आप एकदम ठंडा पानी को गर्म करेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी उसे और गर्म कर देंगे, तो ये थोड़ा सा पहले ही गर्म कर देता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फर्नेस जो भट्टी है इसी के हीट के संपर्क में आके पहले ही गर्म कर लेता है ताकि यहाँ पे गर्म हो जाए। और इसके एकदम टॉप वाले भाग में ये जो होता है एकदम खौल जाता है, जिसे सुपर हीट कहते हैं। आप ये देखेंगे ये बाहर से इसका शकल है, अब ये सुपर हीट हो गया, अब ये स्टीम बन गया है, स्टीम बन के नीचे लाया जाएगा, वो बहुत ही गर्म भाप बन गया है। अब ये स्टीम इस रास्ते से नीचे आएगा, देखिए यहाँ स्टीम के लिए पाइप दिख रहा है, अब ये स्टीम नीचे आएगा। स्टीम में कितना दम होता है सोचिए, कुकर का जो ऊपर का ढक्कन उठ जाता है, सीटी उठ जाता है, वो स्टीम के बदौलत। तो इतने छोटे से कुकर में, कुकर भी एक तरह से क्या है, बॉयल करता है, किसी भी पानी को गर्म करके बॉयल करता है, उबालता है। तो कुकर भी एक तरह का बॉयलर ही है, वो छोटा सा बॉयलर है। तो सोचिए इतना छोटे बॉयलर में ये हाल है, इतना बड़का बॉयलर से अगर जो स्टीम निकलेगा उसका कितना भयानक पावर होगा। अब इसी स्टीम को ले जाएंगे नचाने के लिए टरबाइन को, और टरबाइन नचेगा तो बिजली उत्पन्न होगा। देखिए टरबाइन जो होते हैं ना, वो एक पंखा होता है, ये कई पंखों के एक समूह होते हैं जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। मतलब जो भाप आ रहा है वो इसे नचाएगा, इस टरबाइन को, इसमें ब्लेड लगे रहते हैं। देखिए ये है टरबाइन का शेप, इस पर से हाई प्रेशर का जो आता है आपका स्टीम, उस स्टीम को बहुत ही तेजी से गुजारा जाता है। इतना गर्म होता है वो, और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो इसको नचाने लगता है, और ये नचाना चालू करता है एक साइड से। तो देखिए जैसे स्टीम आया होगा तो शुरुआत में गर्म होगा, थोड़ा और जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा, आगे जाएगा तो और ठंडा होगा। तो इसके एक हिस्सा को कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। जब स्टार्ट करता है तब वहां बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, आगे जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा स्टीम, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट टरबाइन। आगे गया तो लो प्रेशर टरबाइन, मतलब एकदम आगे जाने पर लो हो जाता है। तो टरबाइन घूमता है, यही टरबाइन जो होता है ये पूरे पावर प्लांट का हार्ट, हृदय कहा जाता है। इसे घुमाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक जो बना रहे थे हम लोग स्टीम कोयला से, वो केवल और केवल इसी टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन एक समस्या सोचिए, ये खुले हुए टरबाइन पर अगर स्टीम मारेंगे तो भाप तो बिखर जाएगा, उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो इसको क्या किया जाता है ना, ढक दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन है ना, तो इसको चारों ओर से ढक दिया जाता है, इसका एक प्लेट से ऐसे ढक दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ढका हुआ, आधा ढका हुआ है यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर घुसा दिया जाता है इसके अंदर। जो स्टीम के अंदर प्रेशर जाता है वो इस रास्ते भेज दिया जाता है ताकि स्टीम यहाँ से अंदर जाके टरबाइन को घुमा सके। यहाँ देखिए ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही है आपका टरबाइन। अब इसके अंदर स्टीम कहां से गया, तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये ऊपर से ये स्टीम इसको लेके आया, इसके अंदर ले गया स्टीम। अब देखिए ये इसके अंदर चला गया तो स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगा, और अंदर टरबाइन को खूब तेज नचाएगा। और टरबाइन नचेगा तो टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है यही चलने लगेगा, और इसी से हमको बिजली मिलेगी। टरबाइन में जब स्टीम पहुंचता है तो सबसे पहले जो होता है हाई प्रेशर टरबाइन घूमता है, जिसका साइज छोटा होता है, क्योंकि जो स्टीम आ रही है ये पहले गर्म है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये इसको घुमाने के बाद इंटरमीडिएट पे जाती है, फिर एकदम लो प्रेशर टरबाइन, ये बड़ा होता है, इसको घुमाना इजी होता है, तो ये कम प्रेशर पे भी घूम जाता है। इसको घुमाने के बाद अब ये घूमेगा तो इसी से जुड़ा हुआ है उधर का अल्टरनेटर, वो जनरेटर घूम जाएगा, और जो यहाँ पे स्टीम बना हुआ है भाप, उसे नीचे की ओर। वाटर साइकिल सबसे जरूरी होता है। देखिए जब भी बिजली घर को लगाया जाता है तो उसे कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसमें ट्रेन का एक यार्ड बना देते हैं। और पानी की तो निरंतर जरूरत है, क्योंकि स्टीम के बिना आखिर टरबाइन नचाएंगे कैसे, तो इतना पानी लाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम उसको नदी के पास सेट कर देते हैं, किसी भी रिवर के पास हम लोग क्या करते हैं, उसे सेट कर देते हैं। लेकिन नदी का पानी इतना तो साफ रहता नहीं है, और नदी के पानी का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी वो लेवल घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। तो इस नदी के पानी से हम मोटर की मदद से एक अपना तालाब बना लेते हैं, जिस तालाब को हम लोग रिजर्वायर या जलाशय कहते हैं। तो जिस किसी भी पावर प्लांट का अपना एक तालाब होता है, वो नदी से ही पानी को खींच लेता है। अब नदी के पानी उतना भी आपको उसमें मिनरल्स रहते हैं, तरह तरह के रहते हैं, कैल्शियम रहता है, ये सब रहता है। इस सब अगर कैल्शियम आयरन की मात्रा रहेगी तो पानी जल्दी भाप नहीं बनेगा। तो क्या किया जाता है, उस पानी को हम डीमिनरलाइज करते हैं। तो डीमिनरलाइज करने वाले प्लांट को हम डीएम प्लांट कहते हैं। तो ये रिजर्वायर से हम इसको डीमिनरलाइज करके उसमें केवल H2O छोड़ते हैं उस पानी में, और ये पानी को हम क्या करते हैं, यहां से भेज देते हैं हम लोग कूलिंग टावर के नीचे बेसिन में। अब जरा देखिए,
कूलिंग टावर के बेसिन में आप कहेंगे पानी कहां से आया था, तो वो टंकी का पानी, वो उसका पानी नहीं था बल्कि वो रिजर्वायर से गया था। तो इस कूलिंग टावर में दो तरह की पानी है, जो ऊपर से गर्म है थोड़ा और नीचे से ये ठंडा वाला आ रहा है यहाँ पे। अब इस पानी को, ये तो कूलिंग टावर के बेसिन में जमा हो गया, अब इसे हम आगे भेजते हैं। देखिए इस पानी को हमको भेजना है बॉयलर तक। तो ये जो पानी आ रहा है नीचे से, ये जा रहा है बॉयलर में। किस लिए जा रहा है भाई, तो गर्म होने के लिए जा रहा है। अब यहाँ इंजीनियरों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इसको भेजा इन लोग ने कंडेंसर के द्वारा। ये कंडेंसर कहां लगा रहता है, तो जो टरबाइन है उस टरबाइन के ठीक नीचे। अब आप याद कीजिए, टरबाइन तो नचा था भाप के द्वारा, और वो भाप कहां आया था, नीचे। और इस भाप को हम लोग भेजे थे कूलिंग टावर में। अब जानबूझ के इन दोनों पाइप को एक दूसरे के ऊपर सटा के भेजा जाता है, ताकि जो गर्म हवा निकली है ये जा रही है ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा होने के लिए जाएगा तो इधर से रिजर्वायर में होते हुए डीएम प्लांट से जो ठंडा पानी आ रहा है, ये ठंडा पानी इसके संपर्क में जैसे आएगा तो ये वाला जो आपका स्टीम है, इसी के संपर्क में आने से यहीं से पानी बनना चालू हो जाएगा, ताकि यहां जाकर पानी बनने में आसानी हो जाए। और साथ ही साथ ये जो पानी जा रहा है डीएम प्लांट से, ये बॉयलर में गर्म होने के लिए जा रहा है, तो इस गर्म स्टीम के संपर्क में आने से ये यहीं पर प्री हीट हो जाता है, थोड़ा पहले ही गर्म हो जाता है। तो हल्का सा तो ये यहीं गर्म हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग चाहते तो डायरेक्ट यहां से चढ़ा देते ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर जानबूझकर नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि डायरेक्ट पानी चढ़ाएंगे तो उस पानी का टेम्परेचर अभी भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, आप याद कीजिए कि जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ बॉयलर था, बॉयलर के सटा के यहाँ एक टंकी रहती है छोटी सी, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजर। ये क्या करता है, पानी इस इकोनोमाइजर के रास्ते जाता है, और ये इकोनोमाइजर इसी ही भट्ठी से गर्मी ले लेता है, हीट ले लेता है, जिससे कि हमको इकोनॉमिकली थोड़ी बचत हो जाती है, और ये पानी पहले ही गर्म हो जाता है, प्री हीट हो जाता है। और उसके बाद इसको इस साइड ले आते हैं पतले पतले पाइप द्वारा, और इस पाइप को यहाँ घुमाते हैं इस तरह से। अब ये पाइप में पानी भरा हुआ है, ये पानी गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद ये क्या बनेगा, भाप बनेगा, भाप बन के स्टीम बनेगा। अब आप बताइए स्टीम कहाँ जाएगा, ये टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को नचाएगा। यहां से आपको दो साइकिल आगे बढ़ेंगे। एक साइकिल हो जाएगा वाटर साइकिल की, पानी कैसे फ्लो कर रहा है, दूसरा हो जाएगा आपका कि बिजली कैसे बन रही है। तो पहले हम लोग वाटर फ्लो को समझते हैं, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है। तो स्टीम जो यहाँ पर है बाबू देखिए ध्यान से, ये स्टीम जो है इस टरबाइन को नचा के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस के ये वाटर कूलर में जाएगा, वाटर कूलर में ये कूलिंग टावर में ठंडा होकर नीचे बेसिन में पहुंच जाएगा। बेसिन में एक्स्ट्रा पानी कहां से आ रहा था, तो नदी से। नदी से के कैसे आएगा, रिजर्वायर में, रिजर्वायर के बाद ये डीएम प्लांट के माध्यम से इसमें पहुंचेगा। इसके बाद से ये कहां जाएगा भाई, तो ये आगे बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ेगा इस पाइप से कंडेंसर के होते हुए इकोनोमाइजर के पास पहुंचेगा। अब इकोनोमाइजर से ये कहां पहुंच जाएगा, बॉयलर में। बॉयलर में गर्म होने के बाद स्टीम बनेगा, स्टीम पहुंचेगा कहां, टरबाइन में। टरबाइन के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद कूलिंग टावर, कूलिंग टावर के नीचे बेसिन, फिर नदी वाला पानी मिल के फिर कहां जाएगा, बॉयलर में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका चल रहा है आपका वाटर साइकिल। लेकिन इस वाटर साइकिल के अलावा अगर आप सोचेंगे करंट साइकिल को देखने के लिए, तो करंट कैसे बन रहा है, बॉयलर में बन रहा है स्टीम, स्टीम जाके नचा रहा है किसको, टरबाइन को, टरबाइन किसको नचा रहा है, अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर जुड़ा है ट्रांसफार्मर से, बिजली बना के भेज दिया। तो बिजली घर में मेनली चीज होती है टरबाइन और जनरेटर, यही मेन होता है। अल्टरनेटर, जनरेटर के अंदर होता है अल्टरनेटर, ये दो मेन चीज हो गए। अब टोटल साइकिल अगर आप देखेंगे तो एक कोयला का साइकिल चल रहा है, वो कैसे हो रहा है, एक वाटर साइकिल है और एक करंट की साइकिल है। करंट साइकिल सबसे छोटा है, बॉयलर से स्टीम बना, वो आया टरबाइन में, टरबाइन नचा और वो अल्टरनेटर को दिया, वो नचा के बिजली बना दिया, ये निकल गया आपका करंट साइकिल। अगर पानी का साइकिल देखेंगे तो नदी के रिजर्वायर से आया ये डीएम प्लांट में, ये गया कूलिंग टावर के बेसिन में नीचे वाले भाग में, और बेसिन से ये आगे बढ़ा, ये कंडेंसर होते हुए इकोनोमाइजर से बॉयलर में पहुंच गया, बॉयलर से स्टीम बन के ये कहां गया, टरबाइन में, टरबाइन के नीचे फिर जाके ये भाप बन गया और ये कूलिंग टावर में चला गया, ये वाटर साइकिल हो गया। कोल साइकिल देखेंगे, कोयला कैसे आ रहा है, तो ट्रेन के रास्ते से कोल यार्ड में आया, कोल यार्ड के बाद उसको क्रश किया गया, क्रशर के बाद उसे पल्वराइज किया गया बॉल मिल में, उसके बाद इसे किस में भेजा गया हम लोग ने, बॉयलर में। बॉयलर में जला तो जो ऊपर उड़ गया उसे कहा गया फ्लाई ऐश, जो नीचे बैठ गया उसे कहा गया बॉटम ऐश। बॉटम ऐश को नीचे इकट्ठा करके सीमेंट को भेज दिया गया, फ्लाई ऐश को हम लोगों ने प्रिसिपिटेटर द्वारा छान के रख लिए लोग। इस तरह से आप टोटल बिजली कैसे बनती
बनती है ये पावर प्लांट समझ गए। अब इसमें आप एक चीज उतना अच्छा से नहीं समझाओगे कि इसके अंदर बिजली कैसे बन जाती है अल्टरनेटर के अंदर। तो ये अल्टरनेटर एक अलग ही टॉपिक होता है कि इसके अंदर कैसे बिजली बनती है। ये एक सिंपल सा तरीका है कि किसी भी चुंबक के अंदर कॉइल को घुमाएंगे तो बिजली बनने लगता है। तो ये अल्टरनेटर भी कई टाइप के होते हैं। ये जो कोयला होता है इसका कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो इस कोयला को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजते हैं हम लोग क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन क्या होता है, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन इन टुकड़ों को हम अभी भी आगे जलने के लिए नहीं भेजते हैं। इसको इसके आगे फिर इस कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे हम पल्वराइज करने के लिए मतलब पाउडर बनाने के लिए एक बाउल मिल में भेजते हैं। ये बाउल मिल में ये जो कोयला होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। जितना पतला पाउडर हम लोग लगाते हैं चेहरे पे ना, उस तरह से ये पाउडर को पीस के एकदम आटा बना देता है ताकि पूरा कंप्लीट जल जाए। अंदर उसके जो ऐश यानी राख है वो बहुत ही कम बने। तो आप सोचिए किसी भी पावर प्लांट का सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करता है ना तो 50% एरिया तो कोल यार्ड ही लेके चला जाता है। सोचिए एक ट्रेन को ले आने का जगह बनाना रहता है पूरा स्टेशन की तरह, वहां ट्रेन आएगी फिर उसको खाली करना है, फिर सोचिए 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने के लिए जगह बनाना है, फिर उसको लिए कन्वेयर बनाना है। तो ज्यादातर एरिया पावर प्लांट का बिजली घर का वो उसका अप्रोक्स 50% एरिया लेके चला जाता है आपका केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट। देखिए अब जो कोयला आता है वो पल्वराइज होता है मतलब एकदम पाउडर की तरह होता है और उसे कोयला को हम लोग बॉयलर मशीन में डालते हैं। बॉयलर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आग लगाया जाता है, बॉयल किया जाता है। किसी चीज को ऊपर रख नीचे फर्नेस यानी भट्टी में आग लगाकर ऊपर किसी चीज को बॉयल करना उबालना बॉयलर कहलाता है। तो इस बॉयलर में कभी भी हम लोग बड़े बड़े कोयले को नहीं डालते हैं बल्कि वो पल्वराइज कोयले को डालते हैं पाउडर की तरह। जैसे इसमें पाउडर की तरह डालते हैं ये कोयला यहाँ पर जलने लगता है। देखिए जो बॉयलर होता है जब इसमें कोयला जलता है तो कोयले के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तो उसकी गंदगी ज्यादातर नीचे चली जाती है और जो ऊपर रहते हैं उन्हें फ्लाई एश कहते हैं, वो फ्लू एयर के रूप में वो ऊपर का धुआं निकल जाता है और इसमें इस तरह से गर्म हवा की जाती है जिसे प्री हीटेड एयर कहते हैं कि कोयले की जो नमी है वो सूख जाए और कोयला अच्छे से इसमें जल सके। और पाइप के रास्ते से इसमें पानी आता है और इसके जितने भी बॉटम एश होते हैं वो नीचे चले आते हैं और फ्लाई एश जो उड़ने वाले धुएं होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और ये जाके पूरे ये ट्यूब को गर्म कर देता है जिसमें पानी भरा रहता है जिससे कि स्टीम बनते हैं। बॉयलर में जो पानी डाला जाता है वो पानी पाइप के रूप में रहता है। आप देखिए पूरा पाइप के अंदर पानी है और इसमें आग लगा हुआ है, ये कोयले का जो पाउडर के रूप में वही आग लगा हुआ है। अब आप बताइए ये आग के संपर्क में ये जितने पाइप हैं इन पाइप में पानी है। अब ये नीले रंग के दिख रहे हैं, गर्म होकर लाल हो जाएंगे और ये ऊपर बॉयलर का जो टंकी रहता है इसी में से पानी आ रहा होता है। ये पानी नीचे के आग के द्वारा पाइप के अंदर ही स्टीम बनने लगता है और सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के ऊपरी भाग में एकदम सुपर हीट एकदम स्टीम बन जाता है और इस स्टीम को इस बॉयलर से आगे निकाला जाता है। ये कोयला जब जलता है तो इसके ऊपर पानी रखा रहता है, पानी की एक टंकी रहती है, अतः यह कोयला जल के उस पानी की टंकी को गर्म करके स्टीम बनाता है। तो स्टीम बनाएंगे तो हम आगे के फंक्शन को समझने से पहले अभी यही कोयले का निपटारा कर देते हैं। कोयला जल के स्टीम बन गया, बचेगा क्या, धुआं बचेगा और राख बचेगा। अब दो तरह की राख होती है, जो भारी राख होती है वो नीचे की ओर चली जाती है जिसे हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश मतलब नीचे चले आना। तो ये बॉटम ऐश को नीचे जो होता है एक जाली होता है जो वाइब्रेट करता है, सारा राख नीचे चला जाता है और इसे एक स्टोर में रख लिया जाता है और इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है जिसमें सीमेंट बनाने के काम में आता है ये। तो बॉटम ऐश ऐसे चला गया, लेकिन जो उड़ रहा था इसमें अभी जो आगे उड़ रहा था ऊपर की ओर उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, उड़ता हुआ राख। ऐश मतलब राख होता है तो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख। अब आप बताइए उड़ता हुआ राख को अगर इस चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज देंगे तो पूरे हवा में ये कोयला भर जाएगा, सांस लेंगे तो फेफड़े पे चिपक जाएगा काला काला। तो हमको जरूरी है कि इस धुएं में से जितने भी हानिकारक चीजें उनको छान लिया जाए। तो इसको छानने के लिए इस बॉयलर का धुआं जहां से बाहर निकलता है वहां पर एक मशीन लगा दिया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है, ये निगेटिव चार्ज होता है और किसी भी धूल कण को अपने पास चिपका लेता है। जो बड़े बड़े धूल कण थे वो तो बॉटम ऐश के रूप में नीचे चले गए, जो छोटे छोटे फ्लाई ऐश थे उनको ये ESP डिवाइस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर क्या करता है,
अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है और उसके बाद से इसको छोड़ता है ये हवा में इस टावर इसके माध्यम द्वारा, चिमनी के द्वारा। तो ये कम हानिकारक होते हैं। अभी के समय सबको भी, किसी भी कंपनी को जो बिजली घर चला रही है उसको ESP डिवाइस लगाना जरूरी है। कहेगा कि ESP डिवाइस का काम क्या होता है, तो प्रदूषण को कम करना है। धुआं तो निकाल दिए, अब हम समझते हैं बॉयलर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉयलर था इसका हम धुआं निकाल दिए। अब बॉयलर में क्या होता है, एक भट्टी होता है, फर्नेस, भट्टी मतलब फर्नेस होता है। तो इसके नीचे से तो चला गया आपका बॉटम में और ऊपर से धुआं निकाल दिया। जो इसमें आग जल रही है उस गर्म हवा को हम लोग फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैस क्या होती है, पानी को खौलाती है। अब आपको लगेगा यहां से यहां तक एक बड़ा सा टंकी रहता है, गलत बात है, ये टंकी नहीं रहता है, बल्कि इसमें छोटे छोटे पाइप रहते हैं और उस पाइप में पानी आया रहता है। अब ये पाइप जो होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, पतले पतले, इसलिए पानी का एरिया कम रहता है, वो चारों ओर से गर्म हो जाते हैं। और एक पाइप दूसरे पाइप से टच में नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है, उसके चारों ओर आग रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे का एरिया गर्म होता है, ऊपर में तो एकदम ये सुपर हीट हो जाता है पानी। अब ये पानी आता कहां से, तो पानी नीचे के रास्ते से आता है, ऐसे चढ़ाया जाता है, इसको नीचे से पाइप से चढ़ाया जाता है, जानबूझ के इसको टच करके चढ़ाया जाता है ताकि ये जब जलने के लिए जाए, खोलने के लिए जाए, तो उससे पहले ही ये यहाँ इसके संपर्क में आ जाए और यहाँ संपर्क में आने से पहले ही थोड़ा और गर्म हो जाए। तो पानी को मेन बॉयलर में जाने से पहले ही इस आग के संपर्क में लाकर थोड़ा सा गर्म करने से हमें इकोनॉमिकली थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। इसलिए यहां बने टंकी को हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पानी को खोलने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। ये मानिए ना, आप एकदम ठंडा पानी को गर्म करेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी उसे और गर्म कर देंगे, तो ये थोड़ा सा पहले ही गर्म कर देता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फर्नेस जो भट्टी है इसी के हीट के संपर्क में आके पहले ही गर्म कर लेता है ताकि यहाँ पे गर्म हो जाए। और इसके एकदम टॉप वाले भाग में ये जो होता है एकदम खोल जाता है, जिसे सुपर हीट कहते हैं। आप ये देखेंगे ये बाहर से इसका शकल है, अब ये सुपर हीट हो गया, अब ये स्टीम बन गया है, स्टीम बन के नीचे लाया जाएगा, वो बहुत ही गर्म भाप बन गया है। अब ये स्टीम इस रास्ते से नीचे आएगा, देखिए यहाँ स्टीम के लिए पाइप दिख रहा है, अब ये स्टीम नीचे आएगा। स्टीम में कितना दम होता है सोचिए, कुकर का जो ऊपर का ढक्कन उठ जाता है, सीटी उठ जाता है, वो स्टीम के बदौलत। तो इतने छोटे से कुकर में, कुकर भी एक तरह से क्या है, बॉयल करता है, किसी भी पानी को गर्म करके बॉयल करता है, उबालता है। तो कुकर भी एक तरह का बॉयलर ही है, वो छोटा सा बॉयलर है। तो सोचिए इतना छोटे बॉयलर में ये हाल है, इतना बड़का बॉयलर से अगर जो स्टीम निकलेगा उसका कितना भयानक पावर होगा। अब इसी स्टीम को ले जाएंगे नचाने के लिए टरबाइन को, और टरबाइन नचेगा तो बिजली उत्पन्न होगा। देखिए टरबाइन जो होते हैं ना, वो एक पंखा होता है, ये कई पंखों के एक समूह होते हैं जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। मतलब जो भाप आ रहा है वो इसे नचाएगा, इस टरबाइन को, इसमें ब्लेड लगे रहते हैं। देखिए ये है टरबाइन का शेप, इस पर से हाई प्रेशर का जो आता है आपका स्टीम, उस स्टीम को बहुत ही तेजी से गुजारा जाता है। इतना गर्म होता है वो और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो इसको नचाने लगता है और ये नचाना चालू करता है एक साइड से। तो देखिए जैसे स्टीम आया होगा तो शुरुआत में गर्म होगा, थोड़ा और जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा, आगे जाएगा तो और ठंडा होगा। तो इसके एक हिस्सा को कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। जब स्टार्ट करता है तब वहां बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, आगे जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा स्टीम, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट टरबाइन। आगे गया तो लो प्रेशर टरबाइन, मतलब एकदम आगे जाने पर लो हो जाता है। तो टरबाइन घूमता है। यही टरबाइन जो होता है ये पूरे पावर प्लांट का हार्ट, हृदय कहा जाता है। इसे घुमाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक जो बना रहे थे हम लोग स्टीम कोयला से, वो केवल और केवल इसी टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन एक समस्या सोचिए, ये खुले हुए टरबाइन पर अगर स्टीम मारेंगे तो भाप तो बिखर जाएगा, उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो इसको क्या किया जाता है ना, ढक दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन है ना, तो इसको चारों ओर से ढक दिया जाता है, इसका एक प्लेट से ऐसे ढक दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर ढका हुआ, आधा ढका हुआ, यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर घुसा दिया जाता है इसके अंदर। जो स्टीम के अंदर प्रेशर जाता है वो इस रास्ते भेज दिया जाता है ताकि स्टीम यहाँ से अंदर जाके टरबाइन को घुमा सके। यहाँ देखिए ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही है आपका टरबाइन। अब इसके अंदर स्टीम कहां से गया, तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये ऊपर से ये स्टीम इसको लेके आया, इसके अंदर ले गया स्टीम। अब देखिए ये इसके अंदर चला गया तो स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगा और अंदर टरबाइन को खूब तेज नचाएगा। और टरबाइन नचेगा तो टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है यही चलने लगेगा और इसी से हमको बिजली मिलेगी।
टरबाइन में जब स्टीम पहुंचता है तो सबसे पहले जो होता है हाई प्रेशर टरबाइन घूमता है, जिसका साइज छोटा होता है, क्योंकि जो स्टीम आ रही है ये पहले गर्म है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये इसको घुमाने के बाद इंटरमीडिएट पे जाती है, फिर एकदम लो प्रेशर टरबाइन, ये बड़ा होता है, इसको घुमाना इजी होता है, तो ये कम प्रेशर पे भी घूम जाता है। इसको घुमाने के बाद अब ये घूमेगा तो इसी से जुड़ा हुआ है उधर का अल्टरनेटर, वो जनरेटर घूम जाएगा, और जो यहाँ में स्टीम बना हुआ है भाप, उसे नीचे की ओर